चलो स्टार्ट करें। हम भारत का संविधान पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जिसमें हमने उसकी जो भूमिका थी हमने उसके बारे में बात कर ली थी कि भारतीय संविधान की जो शुरुआत है जो कहाँ से होती है, ठीक है ना। हम बात करेंगे आज भागों की। तो हमने बताया था कि संविधान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 क्या है, अनुच्छेद हैं। चलो हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, ठीक है ना। तो आज हम भाग स्टार्ट करेंगे। संविधान का पहला भाग पढ़ेंगे, भाग नंबर 1। देखिए हम बात करें संविधान, संविधान में मूलतः भागों की संख्या है 22 और अनुसूचियां कुल कितनी संख्या है इनकी, 12 एवं आर्टिकल या अनुच्छेद की संख्या कितनी, 395। देखिए जब मूल संविधान बना था तब भी भागों की संख्या कितनी थी, 22 थी और अनुसूचियों की संख्या उस समय 8 थी। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा अब इनकी संख्या कितनी हो गई है, वर्तमान में 12 हो गई है। तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 थी और मूल संविधान में आर्टिकल से अनुच्छेदों की संख्या कितनी रखी गई है, 395। लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा उनकी संख्या 400 से ऊपर निकल चुकी है। चलिए तो हम एक एक करके भाग पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे भाग नंबर 1 की। हमने कुछ कल डिस्कस कर लिया था भाग नंबर 1 के बारे में। देखिए सबसे पहले हम बात करें भाग नंबर 1 में क्या बात कही गई है। तो भाग नंबर 1 में क्या कहा गया है, भारत के राज्य और संघ शासित जो प्रदेश है उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, अर्थात संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका क्या, राज्य क्षेत्र। अर्थात संविधान का जो भाग नंबर 1 है इसमें संघ मतलब केंद्र और उसके जो राज्य हैं उनके बारे में इसमें व्याख्या की गई है। चलिए अब हम बात करें इसमें आर्टिकल अनुच्छेद कितने रखे गए हैं। तो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें आर्टिकल रखे गए हैं। तो हम एक एक करके आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि संविधान में टोटल 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी एवं अनुच्छेद की संख्या कितनी, 395 है। अब हम बात करते हैं भाग नंबर 1 के बारे में। तो भाग नंबर 1 में क्या कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या क्या होगा उसके बारे में उल्लेख किया गया है एवं इसमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक रखे गए हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसमें कुल आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल इसमें है 1 से लेकर के 4 तक आर्टिकल है टोटल है। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 1 की। चलिए तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत का नाम क्या होगा, भारत अर्थात इंडिया इसका नाम होगा, हिंदुस्तान नाम नहीं होगा। मूल संविधान में हिंदुस्तान का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ इसको भारत अर्थात इंडिया कहकर के ही पुकारा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं भारत क्या है। भारत राज्यों का एक संघ है। क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इसमें 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। हम बात करें किसकी, कि अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 की, आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है। इसमें कुल राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 में रखी गई है। और आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी राज्य को भारत संघ में शामिल होने की परमिशन तो है, लेकिन उससे अलग होने की परमिशन नहीं है। आप स्वेच्छा से आप संघ में शामिल हो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से इसको आप से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। चलिए हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 के और बारे में। तो आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि इसमें भारत का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, कहां तक फैला हुआ है,
कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है ना, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमारी भौगोलिक सीमा के अंदर आते हैं, ठीक है ना, उन सभी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 1 में किया गया है। चलिए, और क्या कहा गया है, और इसमें यह कहा गया है कि इसके अंदर जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके अंतर्गत वे राज्य शामिल किए गए हैं जिनका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया गया है। पहली अनुसूची में किया गया है, अर्थात अगर मान लीजिए हमारे राज्य क्षेत्र में कोई राज्य जुड़ता है तो उसको सबसे पहले हमको कहां जोड़ना पड़ेगा, संविधान की पहली अनुसूची में, ठीक है ना। जो राज्य संविधान की पहली अनुसूची में जुड़े हैं उन्हीं को हम कहां पे रखेंगे, वापस से आर्टिकल नंबर 1 में। अर्थात आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में भी किया गया है। यदि कोई नया राज्य भारत संघ में शामिल होता है तो उसका उल्लेख संविधान की पहली अनुसूची में किया जाएगा और उसके बाद क्या आर्टिकल नंबर 1 में भी उसका उल्लेख किया जाएगा। हम बात करें वो राज्य कौन से रहेंगे, मान लीजिए हमने कोई अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत का हिस्सा नहीं है, हमने उसको अर्जित किया है, जैसे सिक्किम है। सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, एक्चुअली वो एक अलग ही राज्य था। वहां पर एक चोंगयांग वंश था, उनका शासन था। तो इसको 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारत संघ में मिला लिया गया है। चलिए, तो हम बात करें आर्टिकल नंबर 1 की ही, तो हम एक बार और समझते हैं इसमें क्या क्या रखा गया है। इसमें एक तो संघ रखा गया है, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो संघ राज्य क्षेत्र अर्थात राज्यों के क्षेत्र। दूसरा राज्य क्षेत्र, और तीसरा क्या रखा गया इसमें, अन्य अर्जित प्रदेश। तो बात समझ में आई आपके। देखिए, हम आर्टिकल नंबर 1 स्पष्ट रूप से कहता है कि भारत संघ में एक तो राज्य रखे गए हैं, केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश रखे गए हैं, और तीसरा क्या है, अन्य भूभाग, अन्य राज्य क्षेत्र जिनको हमने क्या अर्जित किया है, जिनको हमने क्या है कि संसद में कानून के द्वारा अन्य राज्य क्षेत्रों को भारत संघ में मिला लिया है, तो उनकी इसमें व्याख्या की गई है। तो बात समझ में आ गई आर्टिकल नंबर 1 के बारे में। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। ठीक है, लिख लिया होगा, मिटा दें इसको। चलिए, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 2 की। हम बात करते हैं किसकी, आर्टिकल नंबर 2 की। तो इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, हमारी संसद को यह अधिकार है कि उचित कानून के द्वारा और जो भी विधियां होती हैं उसके द्वारा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को भारत संघ में मिला सकता है। अर्थात ये शक्तियां किसको प्रदान की गई है, भारत की संसद को, ठीक है ना। अर्थात हम नए राज्य क्षेत्र को भारत संघ में प्रवेश करा सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। अन्य राज्य क्षेत्र का भारत संघ में विलय किया जा सकता है। बात समझ में आई। देखो, आर्टिकल नंबर 1 तो क्या कह रहा था कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। इसमें 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, और उन्हीं राज्यों का उल्लेख किया गया जिनकी व्याख्या संविधान की अनुसूची नंबर 1 में की गई है, ठीक है ना। और आर्टिकल नंबर 2 क्या कह रहा है कि संसद को यह अधिकार है कि उचित कानून के द्वारा, उचित विधियों के द्वारा अन्य राज्य क्षेत्र को भारत संघ में मिला सकता है। अब जैसे कौन कौन से राज्य हैं, देखिए, सबसे पहले बात करें किसकी, सिक्किम की। हमने क्या कहा, सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। तो सिक्किम किसका हिस्सा था, एक अलग राज्य था ये, ठीक है ना। तो इसको हमने संविधान में बाद में जोड़ा है इसको। चलिए, और दूसरी बात करें गोवा। देखो, आप सोचते होंगे गोवा तो हमारे इंडिया में ही है, फिर हमने इसको संघ में कैसे मिलाया, वो तो हमारा हिस्सा है। पहले ये हमारा हिस्सा नहीं था, क्योंकि हमको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले व्यक्ति आया था, वास्को डिगामा।
वास्को डिगामा सबसे पहले भारत आया था, ठीक है ना। तो पुर्तगालियों ने सबसे धीरे धीरे कब्जा किस पे कर लिया, गोवा पे अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार कर लिया, गोवा पे अधिकार कर लिया। ध्यान रखना हमारे देश से अंग्रेज लोग तो 1947 में चले गए थे। अंग्रेज कब चले गए थे, 1947 में, लेकिन पुर्तगाली नहीं गए थे। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी कंपनी थी जो भारत में सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई। तो कौन सी कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी। तो पुर्तगाली कंपनी कब आई थी, 1498 में भारत आई थी। और अंग्रेजों के जाने के बाद भी उनको भारत पे कब्जा रहा था। कहने का मतलब है जो गोवा राज्य है वो किसके कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1954 में, कब, 1954 में, 1954 में जाके हमने क्या किया, गोवा को ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको भारत संघ में मिलाया है। तो बात समझ में आ गई। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 2 समझ में आ गया कि जो अन्य राज्य क्षेत्र है उसको क्या संसद कानून के द्वारा भारत संघ में मिला सकता है। बस इतनी बात कही गई है, ठीक है। चलिए मिटा दो इसको, और गोवा सिक्किम इसके उदाहरण है दो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम आर्टिकल नंबर किसकी, 3 की। अरे भाई अब आर्टिकल नंबर 3 क्या कहता है, देखो हमने भाग नंबर 1 में सिर्फ एक ही बात रखी गई है, एक ही परिभाषा दी है कि इसमें संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो भाग नंबर 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। भाग नंबर 2 में जो अन्य राज्य क्षेत्र थे ना उसको हमने भारत संघ में मिला लिया। अब क्या करें, अब देखिए, अब भाग नंबर आर्टिकल नंबर 3 में क्या कहा गया है कि जो भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो पुराने राज्य हैं, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम उसकी सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम उसके नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 3 स्पष्ट रूप से कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि उचित कानून के द्वारा भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकता है, उसके नाम में बदलाव कर सकता है, या किसी अन्य राज्य क्षेत्र का निर्माण भी कर सकता है। तो ये कौन कह रहा है, आर्टिकल नंबर 3 कह रहा है। तो जो भारत के राज्यों की सीमा, क्षेत्रफल एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, और कौन करेगा, संसद करेगी, पार्लियामेंट। कौन करेगी, संसद। चलिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में, आर्टिकल नंबर 3 के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों है, अब हमने तो कह दिया कि संसद चाहे तो उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल बदल सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, मतलब नाम परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए क्या एक बिल पेश करना पड़ेगा, किसमें, अपन को, किसी लोकसभा में या राज्यसभा में। लेकिन वो पेश करने से पहले हमको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, हमको राष्ट्रपति के पास जाकर के आवेदन देना पड़ेगा और उनसे क्या अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम एक नए राज्य क्षेत्र को, इस राज्य क्षेत्र से नया राज्य क्षेत्र बनाना चाहते हैं या इस राज्य क्षेत्र का नाम बदलना चाहते हैं। राष्ट्रपति की मर्जी है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही उस बिल को पार्लियामेंट में रखा जा सकता है। अगर राष्ट्रपति एग्री नहीं है इस बात के लिए तो हम बिल उसको इसमें पार्लियामेंट में नहीं रख सकते, ठीक है ना। चलिए हमने बिल किसके पास ले गए थे, राष्ट्रपति के पास ले गए थे। राष्ट्रपति की मर्जी है, बाध्य नहीं है कि तुम्हारी बात मान ले वो, भले प्रधानमंत्री का बहुमत कितना भी हो, राष्ट्रपति की मर्जी है। अब अभी उनकी मर्जी नहीं चली, वो अलग बात है, पर राष्ट्रपति की मर्जी रहती है उसमें, ठीक है। चलिए तो राष्ट्रपति एग्री हो गए, ठीक है साहब, हमको मंजूर है, ठीक है ना। और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि जिस राज्य को हम बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसके पटल पर, ठीक है ना, उस बात को रखेंगे कि हम इसका नाम और क्षेत्रफल परिवर्तन करना चाहते हैं। अब उनसे विचार लिए जाएंगे, किससे, विधानसभा से, जो यहाँ के विधायक होंगे उनसे उनके सामने बात रखी जाएगी, उनसे विचार लिए जाएंगे, उनका मत पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए वो सब लोग एग्री हो जाते हैं कि हाँ साहब ठीक है, हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, एमपी से अलग करके छत्तीसगढ़ आप बना दीजिए, ठीक है ना,
तो ध्यान रखना, तो राष्ट्रपति उनकी अनुशंसा पर, मतलब उनके कहने पर उस जो राज्य है उसमें से उस राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ और जरूरी समझाना जरूरी है कि राष्ट्रपति बाध्य नहीं है विधानसभा के लिए। विधानसभा ने अगर कह दिया कि नहीं, हम तो राज्य चाहते हैं और उसमें नाम में भी परिवर्तन चाहते हैं, आप तो कर दीजिए, तो राष्ट्रपति ऐसे बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति स्वतंत्र है, वो चाहे तो उसके सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, आर्टिकल नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा रहा हूं मैं इसको। चलिए अब बात करते हैं हम इसका जो लास्ट आर्टिकल है भाग नंबर 1 का, आर्टिकल नंबर 4। चलिए कल का ही रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। देखो आर्टिकल नंबर 4 वेरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली जो इसमें क्या, जो ऊपर के जो तीनों आर्टिकल मैंने पढ़ाए हैं उनका सबका क्या है, निचोड़ है पूरा। कैसे निचोड़ है, देखिए आर्टिकल नंबर 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 में जो बात कही गई है किसकी, एक तो राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में नए राज्य को मिलाने की, और क्या कही गई कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें उसकी सीमा में परिवर्तन करने की। तो उनमें दोनों परिवर्तन करेंगे, तो ध्यान रखना इस परिवर्तन के द्वारा जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत नए राज्य क्षेत्र का निर्माण जब किया जाएगा तो उसको संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 368 इस संविधान संशोधन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके तहत आर्टिकल नंबर 2 और 3 को जो नए राज्य जोड़े जा रहे हैं उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो राज्य जो गठित किए जा रहे हैं ये साधारण बहुमत से किए जाते हैं, साधारण बहुमत से। इसलिए आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो नए राज्यों का निर्माण किया जा रहा है उसको हम संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखेंगे, अर्थात आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसमें इतना ही है। तो हमने एक एक करके चारों आर्टिकल के बारे में बात अच्छे से कर ली है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। जो जब भारत हमारा स्वतंत्र हो गया था, देखिए हम उस स्थिति में जा रहे हैं जब हमारा भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था। उस समय हमारे देश की, हमारे राज्यों की, हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति क्या थी। तो एक नई हेडिंग बनाइए, एक नई हेडिंग बनाओ। चलो सब लोग हेडिंग बनाइए। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का एकीकरण, राज्यों का क्या एकीकरण, राज्यों का एकीकरण एवं पुनर्गठन, चाहो तो इस पर गा के ऊपर रा चढ़ा लो। पुनर्गठन, चलिए लिख लिया। थोड़ा सा जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं अभी लिख लो। चलिए हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों का एकीकरण कैसे हुआ, उनका पुनर्गठन कैसे हुआ। चलिए तो ध्यान रखना, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय क्या था कि कुछ क्षेत्रों पर अंग्रेजों का कब्जा था
और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिन पर क्या है कि आज भी राजतंत्र चल रहा था, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद भारत में 565 रियासतें थी। क्या थी? रियासतें थी। अब स्वतंत्र हो गया भारत, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चाहेंगे कि भारतीय संघ बन जाए और जितने राज्य हैं उसमें वो शामिल हो जाएं। तो हमने क्या किया कि हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन की अध्यक्षता में हमने, हमारी जो संविधान सभा थी, उन्होंने क्या किया कि उनको एक काम सौंपा कि आप एक काम कीजिए कि आपको राज्य पुनर्गठन करना है और जो 365 रियासतें हैं ना, इन सबको किस में विलय करवाना है? भारत में विलय करवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीपी मेनन के सहयोग से जो 565 रियासतें थी उसको भारत में विलय करने की क्या कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि 562 रियासतें तो अपनी स्वेच्छा से भारत संघ में मिल गई थी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत संघ में विलय होने से साफ इनकार कर दिया। बोला हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखेंगे, हम यहाँ के राजा हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल में हमको आज़ादी मिली थी और हम चाहते थे कि नहीं, अभी तक तो भारतीय खंड खंड भारत था, हम चाहते हैं कि पूरा भारत एक हो जाए। पर कहते हैं ना कि कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हमको जरूर मिलते हैं। तो उस टाइम की स्थिति कुछ ऐसी नाजुक थी कि बड़ी मुश्किल में तो अंग्रेजों से छुटकारा मिल रहा था, ऊपर से ये 3 जो रियासतें थी ये प्रॉब्लम खड़ी कर रही थी। और अंग्रेजों ने स्पष्ट रूप से कह भी दिया था कि देखो भाई, जो भी रियासतें अपनी स्वेच्छा से मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती, तो उनको बहाना भी मिल गया। पर हम तो ये चाहते थे ना कि भाई अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन बाद में प्रॉब्लम तो हमको ही आएगी ना, क्योंकि एक देश में 2 कानून चलेंगे, 2 व्यवस्थाएं रहेंगी, तो ये संभव नहीं है। तो कहने का मतलब वो रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो जूनागढ़ रियासत थी, एक जम्मू कश्मीर रियासत थी और एक हैदराबाद रियासत थी। इन तीनों रियासतों ने ही भारत संघ में विलय होने से साफ मना कर दिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, इसीलिए उनको यह काम सौंपा गया था नेहरू जी ने, ठीक है ना। तो जो जूनागढ़ पड़ता है कहां पर? गुजरात में पड़ता है, गुजरात के वो निवासी थे ही। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे जनमत संग्रह करवाया, जनमत संग्रह मतलब जनता की राय ली और उनको भारत संघ में विलय होने का कुछ लाभ बताए। तो वहां की जनता समझदार थी और उन लोगों ने स्वेच्छा से भारत संघ में मिल गए। तो ये किससे मिली? जूनागढ़ जनमत संग्रह से इसको भारत संघ में विलय कर दिया। अब बात करी जम्मू कश्मीर की। अब जम्मू कश्मीर में क्या घटना घटी कि पाकिस्तान तो अलग हो गया था और पाकिस्तान के जो कबीलियाई व्यवस्था, कबीलियाई लोग रहते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर पर अधिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब वहां जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह राजा थे। जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह थे। अब हरि सिंह घबरा गए, बोला अरे ये लोग तो हमारे देश को पूरा बर्बाद कर देंगे, लूटपाट कर देंगे, ठीक है ना, और ये कब्जा कर लेंगे इस पे, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि देखो पाकिस्तान से सलाह मांगने से अच्छा है कि क्यों ना मैं इंडिया से सलाह मांगूं। तो जो राजा हरि सिंह थे ना, दौड़ते हुए कहाँ? दिल्ली पहुंचे, नेहरू जी से बात करी कि साहब कबीलाई लोग हमारे देश पे कब्जा कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। तो नेहरू जी ने सरदार पटेल जी को बुलाया, अब उनसे राय मशवरा लिया। तो उन्होंने कहा देखिए हरि सिंह जी, हम आपके राज्य को हम बचा सकते हैं, लेकिन आपको हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। बोलिए क्या? कि आपका जो राज्य है ना उसको भारत संघ में विलय करना पड़ेगा। अब जो राजा हरि सिंह थे थोड़ा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि ये जो कबीलियाई लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, धीरे धीरे हमारे देश को हथिया लेंगे, इससे अच्छा है कि हम है ना भारत संघ में मिल जाएं, तो वो हमारे गौरव की बात रहेगी। तो उन्होंने वो एग्री हो गए कि ठीक है साहब, हम अपने जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको भारत संघ में विलय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साहब हमारी शर्त रहेगी। बोला क्या शर्त रहेगी?
बोला देखिए हम आपके हमारे राज्य को भारत संघ में विलय करने के लिए तैयार है, लेकिन उस पर हमारा ही अधिकार रहेगा, हमारा अलग संविधान रहेगा। तो नेहरू जी ने और सरदार पटेल जी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम ये हमारा हिस्सा तो हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो हम ऐसे बातों से नहीं मानेंगे। नेहरू जी ने कहा आपको एक विलय पत्र पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे, एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि सरदार पटेल ने उन पर राजा हरि सिंह पर एक विलय पत्र हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत राज्य में मिला लिया। तो इस तरह हमने 2 राज्यों को मिला लिया, अब बचा 3। अब कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े ढीठ होते हैं, उनको कितना भी समझाओ वो नहीं मानते, अपने बात पर अड़े रहते हैं। तो ऐसा ही कौन था एक राज्य, हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने साफ मना कर दिया। वहां का एक निजाम था हैदर अली ने मना कर दिया। तो कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मतलब अपनी योग्यता से, ठीक है ना, अपनी योग्यता से और अपने विश्वास पात्र लोगों के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश करी, ठीक है ना। फिर वो बात नहीं मानी। फिर उन्होंने क्या किया कि पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हैदराबाद को भारत संघ में मिला लिया। तो इसको क्या रखेंगे हम, पुलिस कार्यवाही से। तो बात समझ में आ गई। इस प्रकार जो हमारे देश की 565 रियासतें थी सबका विलय भारत में कर दिया गया। अब भारत एक संघ बन गया, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए सब लोग। अरे बेटा चलो अब हम आगे बात करते हैं कि हमको पता है कि हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली और फ्रांसीसी लोग आज भी हमारे देश में बने रहे और जिन क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर रखा था उन पर उनका शासन चल रहा था। तो बात करते हैं पहले फ्रांस की। देखिए फ्रांस के कब्जे में हमारे देश के 4 राज्य थे। पांडिचेरी, जिसे वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी था, कराईकाले था, माहे था, एनाम था और चंद्रनगर था। तो ये सभी हिस्से अभी किसके कब्जे में थे, फ्रांस के कब्जे में थे। तो कहने का मतलब है इनको हमने सन 1954 में स्वतंत्र इनसे करा लिया था। कब करा लिया था, 1954 में भारत संघ में इसको मिला लिया था। चलो हम बात करते हैं चंद्रनगर की। देखो सबसे पहले हमने क्या है कि सन 1949 में चंद्रनगर को भारत संघ में इसको विलय कर दिया था। आगे चल करके 1955 में इसको पश्चिम बंगाल में इसको हमने उसका हिस्सा बना दिया। कब की बात है इसकी, 1955 की। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी लोग हमारे देश से कब वापस गए थे, तो कहने का मतलब है 1955 तक तो हमारे देश में रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद ये लोग गए भारत से बाहर, ठीक है ना। और इनके पास पांडिचेरी, कराईकाले, माहे, यनाम और चंद्रनगर, इन पर इनका कब्जा था। तो बाद में हमने चंद्रनगर को क्या कर दिया, स्वतंत्र करा लिया, 1949 में विलय कर दिया और 1955 में पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना दिया। चलिए अब बात करते हैं पुर्तगालियों की। पुर्तगाली पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। क्वेश्चन बनता है, मैंने पहले ही बताया था कि वह कौन सी कंपनी थी जो सबसे पहले भारत में आई थी और सबसे बाद में भारत से गई। तो कौन है वो, पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने किस पे कब्जा किया, गोवा पे कब्जा किया, और गोवा के बाद दमन और दीव और दादर नागर हवेली पे कब्जा कर लिया, ठीक है ना। गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली पास पास पड़ते हैं। तुम अगर नक्शा देखोगे तो गुजरात के नीचे का एरिया, गुजरात से थोड़ा सा नीचे जो महाराष्ट्र से लगा हुआ एरिया है, ठीक है ना, वहां पर पड़ता है। चलिए तो बात करते हैं हम पुर्तगालियों की। तो कहने का मतलब है हमने पुर्तगालियों से भी इन राज्यों को सन 1954 में इनको फ्री करा लिया था, ठीक है ना। तो इनके पास कौन कौन से कब्जे थे, तो गोवा में कब्जा था, दमन दीव में था और दादर नागर हवेली में कब्जा था। चलिए तो कहने का मतलब है दादर नागर हवेली को हमने 1961 में क्या किया, इसको हमने भारत संघ में इसको मिला लिया और इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, ठीक है ना। अब बात करें गोवा और दमन दीव। अब गोवा दमन दीव पे इनका कब्जा था, तो हमने क्या किया कि एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा और दमन द्वीप को भारत संघ में इसको विलय कर दिया, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई।
तो इस प्रकार हमने फ्रांसीसियों से और पुर्तगालियों से अपने देश को पूरी तरह आजाद करवा लिया। और ध्यान रखना, पांडिचेरी को पुदुचेरी बोलते हैं, पुदुचेरी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए, और पुर्तगाली और फ्रांसीसी दोनों हो गए। आगे बात करते हैं सिक्किम की। देखिए, सिक्किम था जो हमारा देश का हिस्सा नहीं था। सिक्किम क्या था, हमारे यहाँ का हिस्सा नहीं था, ठीक है, अलग राज्य था ये। और चोंगयांग वंश था, चोंगयांग, थोड़ा चीनी नाम मिलता जुलता मिल रहा है। चोंगयांग वंश था, कौन सा था, फिर से लिख देता मैं, चोंगयांग वंश का यहाँ पर शासन था। तो देखो 1974 में संविधान में 35वां संशोधन करके हमने सिक्किम को भारत में विलय कर दिया। कब, 1974 में, ठीक है ना। चलिए, लेकिन इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया था अभी, सिर्फ भारत में विलय कर दिया हमने। एक साल बाद 1975 में और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने क्या, एक राज्य का दर्जा दे दिया। किसका, राज्य का दर्जा दे दिया। तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि सिक्किम पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। एक तो ये कि सिक्किम को भारत संघ में कब विलय किया गया था, तो 1974 में 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया था। लेकिन अब कोई ये पूछता है कि मान लीजिए जो सिक्किम है उसको राज्य का दर्जा कब दिया गया था, स्टेट का, उसको स्टेट कब माना गया था, तो 1975 में 36वां, ठीक है, जो अमेंडमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं, हमारा लक्षद्वीप है जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। अरे भाई, तुमने ये नक्शा देखा होगा इंडिया का, तो एक द्वीप इधर है और एक द्वीप इधर है, इसको बोलते हैं क्या, अंडमान निकोबार, इसको लक्षद्वीप। हम सिर्फ लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। देखो, कोई तुमसे पूछता है कि ये बताइए कि लक्षद्वीप का नाम कब पड़ा, तो मैंने डेट लिखी है 1973 में, 1973 में इसका लक्षद्वीप नाम पड़ा था, ठीक है। और इसका एक नाम और क्या है, मिनिकॉय, ठीक है ना। 1947 में ही इसको भारत में विलय कर लिया गया था। 1947 में इसको भारत राज्य में मिला लिया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अब आगे का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता के पश्चात सन 1949 में संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो जितने राज्य थे ना, 565 जितनी रियासतें थी ना, सबको हमने विलय करके हमने सबको क्या, चार भागों में बांट दिया। किसमें बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। और इनको हमने क्या नाम दे दिया, भाग का के राज्य, भाग खा के राज्य, भाग गा के, भाग घा के राज्य। इन्हीं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टेट फर्स्ट या स्टेट ए के राज्य, इसको स्टेट बी के राज्य, इसको स्टेट सी के राज्य, इसको बोलेंगे स्टेट डी के राज्य। चलिए देखिए, हमने भागों के बारे में जब चर्चा करी थी तो भाग नंबर 7 में हमने क्या बताया था कि इसको निरस्त कर दिया है। क्यों कर दिया है कि इसमें संविधान का जो संविधान की पहली अनुसूची है ना, उसके जो खाके राज्य थे ना, उनको उसमें से हटा दिया है। अनुसूची में से हटाएंगे तो इसमें भी हटा दिया गया है। इस तरीके से उसको निरस्त कर दिया है। चलिए वापस यहाँ आ जाइए। तो हमने क्या कहा कि 1949 के बाद संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना, 1949 में क्या किया कि इनको जो राज्य बना दिए, ठीक है ना, 4 राज्य हैं, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, ठीक है ना। हम बात करते हैं पहले स्टेट ए की या भाग का के राज्य के बारे में। तो ध्यान रखना, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो 1935 में अंग्रेजों ने अपने हिसाब से कुछ राज्यों का गठन किया था। तो हमने क्या किया था, जो 1935 से जो राज्य चले आ रहे थे उनकी संख्या 9 थी, उन 9 राज्यों को भी भारत संघ में शामिल कर दिया गया, सीधा जो कहते हो, ठीक है ना। तो भाग नंबर का के कौन से राज्य कहलाएंगे, 1935 के जो राज्य थे वही क्या कहलाएंगे, भाग 9 के राज्य कहलाएंगे, जिनको हमने संविधान में उसको सम्मिलित कर दिया। उसी प्रकार भाग खा के राज्य या स्टेट बी के राज्य। देखिए अब हम बात करेंगे उनकी जो देसी रियासतें थी, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी। आज भी यहाँ का कुछ जगह पे लोग राजतंत्र चल रहा था, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनकी संख्या हमने कितनी मानी थी, 9 मानी थी। ये 9 जो बड़ी रियासतें थी उनको भी भारत संघ में विलय कर दिया।
अब बात करें स्टेट सी की या भाग गा की। अब कुछ छोटी रियासतें थी, कुछ छोटे मोटे राजा होंगे, जमींदार होंगे, उनकी जो रियासतें थी ना, उनकी संख्या कितनी है, 10 है, उनको भी भारत संघ में विलय कर दिया। कब की बात है, 1949 की बात है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं किसको, विदेशों से अर्जित भूभाग। तो जो भाग नंबर घ है अर्थात स्टेट नंबर डी है, अब कौन से राज्य बचेंगे, जो हमने दूसरे देशों से अर्जित किए हैं, तो वो जो राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उनको किस में रखा है हमने, भाग घ में या स्टेट डी में रखा है, तो उनको भी हमने क्या भारत संघ में विलय कर दिया है। अब कौन सा राज्य, जैसे अंडमान निकोबार समूह है अपना, ठीक है, लक्षद्वीप वगैरह है, ठीक है, इनको क्या है कि ये कौन से हैं, विदेशों से अर्जित किए गए राज्य क्षेत्र हैं, इनको भी भारत संघ में विलय कर दिया गया।